ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे इट्स आवर फोर्थ लेसन और हमने आहिस्ता आहिस्ता प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ, एक्चुअली अभी तक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ तो नहीं बढ़े, बट एटलीस्ट प्रोजेक्ट्स की तरफ हमने एक स्टेप ये ले लिया था कि वी डिस्कस्ड इन डिटेल कि हमारा जो प्रोजेक्ट है स्पेसिफिकली उससे हमारा क्या मतलब है। और ये कॉन्सेप्ट लाजमी आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। रूटीन ऑपरेशंस आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रोजेक्ट, और इसमें हमने एक डेफिनेशन प्रोजेक्ट की पढ़ी थी और वो हमने ये कहा था कि ये टेम्परेरी इन नेचर होते हैं। एंड व्हेन वी से टेम्परेरी, इट मींस कि जैसे ही एक प्रोजेक्ट अपने आउटकम्स या अपने डिलीवरेबल्स, जो कि प्रोडक्ट की शक्ल में भी हो सकते हैं, जो कि सर्विस की शक्ल में भी हो सकते हैं, या जो कि रिजल्ट की शक्ल में भी हो सकते हैं, वो कंप्लीट कर लेता है, तो उसके बाद वो उन प्रोडक्ट्स या डिलीवरेबल्स को रूटीन ऑपरेशंस के लिए यूज़र को, कस्टमर को, जिसने उसको उस प्रोडक्ट को या डिलीवरेबल को यूज़ करना है, उसके हैंड ओवर कर देता है। वहाँ पे हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पार्ट ख़त्म हो जाता है। अच्छा, उसके बाद हमने टेम्परेरी से मुराद ये लिया था कि उसकी एक डेफिनेट एंडिंग होती है, तो जब ये हैंड ओवर कर देता है तो वहाँ पे हम कहते हैं प्रोजेक्ट की एंडिंग हो गई है। अच्छा, उसके बाद वो प्रोजेक्ट का जो डिलीवरेबल है वो ऑब्वियसली चलता है फॉर लॉन्ग, मे बी वो ईयर्स एंड ईयर्स तक चलता रहेगा। सो वो एक रूटीन ऑपरेशन का मैटर है। देन वी स्टडीड कि ये यूनिक इन नेचर होते हैं। यूनिक इन नेचर से मुराद यहाँ पे ये है कि उसमें सॉरी, अच्छा, ओके, यूनिक इन नेचर मींस कि हर नया प्रोजेक्ट उसमें बहुत सारे रेपिटेटिव एलिमेंट्स हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी उस दिन के, एक लेट से मल्टी स्टोरी प्लाजा है, तो उसके जो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर या स्टोरी तक जो रूम्स का स्ट्रक्चर है, जो केबिन्स का स्ट्रक्चर है, व्हाटएवर, ये रेप्लिकेट करता है ऊपर वाले फ्लोर्स पे भी। हाउएवर, हर फ्लोर में एक नेचर टाइम जोन का डिफरेंट, सॉरी टाइम जोन नहीं कहना चाहिए, टाइम डिफरेंट होता है। मे बी एक पार्ट जो है वो नवंबर दिसंबर में बन रहा हो और दूसरा जो है वो जून जुलाई में बन रहा हो। इसी तरह उसकी हाइट, वेट और उससे रिलेटेड रिस्क जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। देन एक और हमने बात की कि एक लाहौर मेट्रो बना, एक इस्लामाबाद पिंडी मेट्रो बना। दोनों प्रोजेक्ट्स ऑब्वियसली मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन यहाँ के सर्कमस्टांसेस, यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ के इन्वायरमेंट, यहाँ के स्टेक होल्डर्स, जो जो इफेक्टी लोग हैं वो, या जो इससे बेनिफिट लेके वो, ये सब के सब एक डिफरेंट सेट है। दैट्स वाई हर प्रोजेक्ट अपनी जगह पे एक यूनिक होता है। अगर आप सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं, मे बी आपने 10 कस्टमर्स को वेबसाइट बना के दी हो, एवरी टाइम वेबसाइट का बनाने का ऑलमोस्ट लेट्स से प्रोसीजर या जो स्टेप्स आप फॉलो करते हो वही होंगे, लेकिन कस्टमर की नेचर, बॉस की नेचर, प्रोजेक्ट मैनेजर, टीम की अवेलेबिलिटी, या मे बी प्लेटफॉर्म, या जो प्राइस कोट करते हैं, या आपके पास जो टाइम प्रेशर है, ये इस किस्म के कुछ ना कुछ फैक्टर्स ऐसे ज़रूर होते हैं जो उस प्रोजेक्ट को यूनिक, उसी प्रोजेक्ट के साथ यूनिक होते हैं। सो ये हमने पढ़ा था कि टेम्परेरी होता है प्रोजेक्ट, और उसके अंदर वो उसका इट क्रिएट्स अ यूनिक प्रोडक्ट, सर्विस और रिजल्ट। अच्छा, अब एग्जाम के अंदर जैसे यहाँ पे आपने पढ़ा था कि एग्जाम डायरेक्टली आपसे ये नहीं पूछता एग्जाम के अंदर कि क्या आपका लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की या प्रोजेक्ट की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, आपसे वो एक ट्रिकी से इन सिचुएशन आपको देता है, और उस सिचुएशन को असेस करके आपने खुद जज करना होता है कि, या उसमें से वो आपको टेस्ट करता है कि डू यू रियली नो द डेफिनेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो ये हमने प्रोजेक्ट के बारे में लास्ट लेक्चर में यहाँ पे बात की थी, और एक एग्जांपल हमने डिस्कस की थी कि अगर ऑफिस में कोई चीज़ ख़राब हो जाती है और एक मैनेजर आपको कहता है कि कैन यू चेक इट एंड फिक्स इट, तो यस, इट कैन बी अ प्रोजेक्ट एंड इट मे नॉट बी अ प्रोजेक्ट। एक इट कैन बी अ प्रोजेक्ट उस वक्त होगा जब, और मैं सॉरी, मैंने इसकी आपको एक प्रैक्टिकल वो जो वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर प्रोजेक्ट की डेफिनेशन, ऑल्दो वो बुक्स में उस तरह नहीं लिखी हुई, लेकिन आप अपने माइंड में ये रखें कि एक हमारे पास डिफाइंड रूल्स, डिफाइंड ड्यूटीज, डिफाइंड रोल्स एंड डिफाइंड बजट, हमारे पास कुछ कामों का एक जिम्मा होता है ऑलरेडी जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। चाहे आप एक डिपार्टमेंट की बात कर लें, चाहे आप उस डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाले इंडिविजुअल्स की बात करें, जब भी हमें जो नॉर्मल स्पेसिफाइड रूल्स, पावर्स, अथॉरिटीज, ड्यूटीज, इससे बाहर जाके कोई टास्क असाइन किया जाता है, तो उस टास्क के लिए हमें स्पेशल पावर्स, स्पेशल रिसोर्सेज, स्पेशल फंडिंग, स्पेशल टाइम चाहिए होता है, और वो चीज़ एक्चुअल में प्रोजेक्ट होती है। जैसे ही वो काम खत्म हो गया,
तो हमारा वो प्रोजेक्ट एज सच वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, ओके दैट्स ऑल। हाँ, इस एग्जांपल में अंदर जो हमने एग्जांपल देखी थी लास्ट टाइम, उसमें हमने ये कहा कि इट कैन बी अ प्रोजेक्ट एंड इट मे नॉट बी अ प्रोजेक्ट। व्हाई इट मे बी अ प्रोजेक्ट, वो डिपेंड करेगा कि जब जाके वो इन्वेस्टिगेट करेगा। यहाँ तक एज सच ये प्रोजेक्ट नहीं है। उसके बाद जब वो इन्वेस्टिगेट करेगा तो फिर इट मे गिव राइज टू अ प्रोजेक्ट, कि वो देखता है कि यार पूरा सिस्टम, नेटवर्क, केबलिंग, हमारा सब कुछ खराब है, सिस्टम बार बार प्रॉब्लम आ रहा है। तो वहाँ पे वो एक केस या प्रपोजल बनाएगा कि जी वी नीड रेनोवेशन, वी नीड अपग्रेडेशन, वी नीड इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू इक्विपमेंट और न्यू केबलिंग व्हाटएवर। तो उससे आपका एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये इस तरह प्रपोजल जाएगा। और ना सिर्फ एक ये प्रपोजल, बल्कि इस तरह के बहुत सारे और भी प्रपोजल आएंगे, और उनमें से ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट एक्चुअल में प्रायोरिटाइज करेगी कि इस वक्त वो किन किन प्रपोजल्स को टेकअप कर सकती है। सारे प्रपोजल्स को आप टेकअप नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड बजट्स। आप प्रायोरिटाइज करते हो, आपसे मुराद जो टॉप मैनेजमेंट है वो प्रायोरिटाइज करती है। एक्चुअल में ये जो बातें मैं आप बता रहा हूँ, ये आज वाले लेक्चर में हम डिटेल में कवर करेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट प्रोजेक्ट। अब हम आगे चलते हैं कि प्रोजेक्ट में भी, जैसे मैंने आपको कहा कि आप प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर देते हो जब रूटीन ऑपरेशंस में नेक्स्ट उसमें यूजर को, तो वहां पे प्रोजेक्ट का काम खत्म हो जाता है। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, ये मैं अगली स्लाइड पे इससे थोड़ी देर बाद कवर करूंगा, बट आई वांट कि मैं एक दफा आपको यहीं पे ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारे काम कर लूं। प्रोजेक्ट और रूटीन ऑपरेशंस की अलग से एक स्लाइड है, वो विल आपको ये सारी चीजें टेक्स्ट जो है रिटर्न वहां पे मिल जाएगा। लेकिन देखिए मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, और वो प्रोजेक्ट हैंड ओवर करते हुए हम रूटीन ऑपरेशंस के लिए किसी यूजर डिपार्टमेंट को या किसी कस्टमर को करते हैं। मैं 6-7 एग्जांपल्स अभी जल्दी जल्दी देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। ऑलरेडी आप प्रैक्टिकली ये काम करते हैं, जस्ट आपका एक लिंक बन जाए। मसलन मैं एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है और मैं एक बिल्डर हूँ, कंस्ट्रक्टर हूँ, ठेकेदार हूँ, और मुझे इंडिविजुअल्स, फैमिलीज वो आती हैं और कहते हैं हमें एक घर बना के दें। अब यहाँ पे वो मेरा क्लाइंट है और मैं उनका प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। ठीक है, मैं उनके लिए वो घर बना के दूंगा और घर मैं उनको हैंड ओवर कर दूंगा। और जब मैं हैंड ओवर कर दूंगा तो वहां पे मेरा जो सॉरी ओके जब मैं उनको वो प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर दूंगा, तो उसके बाद उस प्रोजेक्ट के जो आउटपुट है, डिलीवरेबल है, घर है, वो यूज में आएगा उस फैमिली के। लेकिन ये जो हैंडिंग ओवर वाला टाइम है, इस हैंडिंग टेकिंग ओवर के दौरान एक्चुअल में आपने ये देखना है कि हमारा मतलब वहां पे ये वो बाउंड्री है जहां पे प्रोजेक्ट एंड रूटीन ऑपरेशंस आपस में लिंक करते हैं। एक बात कि वो जो मैंने अभी बोली कि जब आप कस्टमर को हैंड ओवर करते हो, तो ये वो एक बाउंड्री आती है जिस जगह पे आप अपने प्रोजेक्ट को क्लोज करते हुए अपने प्रोजेक्ट की आउटकम डिलीवरेबल को हैंड ओवर करते हो, आइदर टू अ कस्टमर और टू अ यूजर। अच्छा, अब उसके बाद डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या रूल्स प्रोसीजर्स बने हुए हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर 6 लेट्स से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, और वो प्रोजेक्ट जब कस्टमर को हैंड ओवर हो जाता है तो वो ये कहते हैं कि वहां से प्रोजेक्ट की टीम डिसमिस हो जाएगी, वो डिस्पर्स हो जाएगी, और उनको हम नया प्रोजेक्ट असाइन कर देंगे। उसके बाद अगर कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आता है, तो वो जो वारंटी पीरियड है, या वो बाज दफ़ा आप इंस्टॉलेशन के अंदर यूज़र ट्रायल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो वो ट्रायल्स में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जिसको हम आफ्टर सेल सर्विसेज भी कहते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन कहती है इसके लिए हमने आफ्टर सेल सर्विसेज के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, या वारंटीज वगैरह के क्लेम के लिए हमने एक अलग से एक डिपार्टमेंट बना हुआ है। प्रोजेक्ट टीम उस प्रोजेक्ट के रिमेनिंग हिस्से को, उस फॉल्ट को एड्रेस नहीं करेगी। ठीक है, सो ये हमने जहन में रखना है कि प्रोजेक्ट जब यूजर के हैंड ओवर हो जाता है, तो उसके बाद प्रोजेक्ट टीम वहां से खत्म हो जाती है। ये भी हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा सेटअप बनाती हो कि टीम के कुछ मेंबर्स को वो होल्ड रखती हो, जो कि बहुत कम होता होगा, लेकिन कुछ मेंबर्स को वो होल्ड रखे, और वो ये कहे कि नेक्स्ट 6 मंथ तक जो भी वारंटी पीरियड है, या जब तक हमने कमिट किया हुआ है, उनके यूजर जो है उसके सारे लोग ट्रेंड होके उस हमारे प्रोजेक्ट की प्रोडक्ट को यूज नहीं कर लेते, उससे हैंडी नहीं हो जाते, उस वक्त तक
ये टीम के 2 बंदे 3 बंदे हमारे पास अवेलेबल रहेंगे। एक ये तरीका हो सकता है, और दूसरा तरीका ये कि वहां पे हम प्रोजेक्ट का क्लोजर डिस्क्लोज मतलब करते हैं, क्लोज हो गया, और अब इसके बाद जो भी प्रॉब्लम है वो हमारे रूटीन आफ्टर सेल्स वाले जो डिपार्टमेंट है वो देखेंगे। ये बाउंड्री लाइन आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये तो है एंडिंग बाउंड्री लाइन। स्टार्टिंग पे भी एक बाउंड्री लाइन होती है। स्टार्टिंग से मुराद कि वो कौन सी स्टेज है जिस स्टेज पे प्रोजेक्ट के अंदर आप जंप इन करते हो। ये वो स्टेज है जब आपको एक ऑथराइजेशन दी जाती है कि सो एंड सो पर्सन इज नॉमिनेटेड एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर सो एंड सो प्रोजेक्ट, और ये रिसोर्सेज, ये पावर, ये पैसा, ये टाइम इस बंदे को हमने ऑथराइज कर दिया है। इसको हम फॉर्मल टर्म्स में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टर्म्स में कहते हैं कि जब एक चार्टर इशू होता है, एक प्रोजेक्ट को चार्टर हम कर देते हैं, एक प्रोजेक्ट का चार्टर इशू होता है, वो चार्टर एक रिटन ईमेल की फॉर्म में भी हो सकता है, वो इंटरनल मेमो की फॉर्म में भी हो सकता है, और वो एक में भी 700-800 पेजेस का एक पूरी बुक भी हो सकती है। इट डिपेंड्स कि हमारा प्रोजेक्ट कितनी डिटेल में उसकी इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेगी। मसलन जो सी पैक का प्रोजेक्ट, कोई ये तो बड़ा प्रोग्राम लेवल है या पोर्टफोलियो है, लेकिन लेट्स से सी पैक का कोई प्रोजेक्ट है, तो उसमें जो बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे ना, उनके लिए मे भी वॉल्यूम्स ऑफ वॉल्यूम्स पहले चार्टर के पार्ट के तौर पे उसके साथ एनेक्चर के तौर पे अटैच हुए। एनीवेज, स्टार्टिंग पॉइंट एक प्रोजेक्ट का है जब हमारे प्रोजेक्ट का चार्टर इशू होता है, तो उस वक्त हम कहते हैं कि प्रोजेक्ट ने बर्थ ले ली है। ठीक है, उस प्रोजेक्ट का आइडिया में भी बहुत पहले कंसीव हुआ। जैसे मैंने कहा था कि बहुत सारे डिपार्टमेंट के अंदर प्रपोजल्स आते हैं। मसलन अभी हमने आईटी डिपार्टमेंट को देखा कि उनके यहाँ कोई कंप्यूटर या नेटवर्क का इशू था, तो उन्होंने कहा हमें सिस्टम रिप्लेस करना है। इसी तरह ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अपना काम लेके बैठा हो। इसी तरह जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो कहे कि यार हमें नए प्लांट की जरूरत है। और इसी तरह सिक्योरिटी वाला कहे जी हमें इस वक्त वो जो है ना सीसीटीवी कैमरास जो है वो लगाने हैं। जनरल यूजर्स ने, जो एम्प्लॉयज़ हैं, एचआर ने, उन्होंने कहा कि जी ये वर्किंग एनवायरनमेंट ठीक होना चाहिए, हमारी एयर कंडीशनिंग अच्छी होनी चाहिए, तो हमें नए सेंट्रल एयर कंडीशनिंग या कूलिंग सिस्टम लगाना है या वट एवर, या हीटिंग सिस्टम लगाना है। तो अब आप देखें डिफरेंट प्रपोजल्स। और इसके अलावा ऑब्वियसली ये मैंने इन हाउस बहुत सारे बताए, लेकिन कॉम्पिटिटर मार्केट में क्या चल रहा है, नए प्रोडक्ट्स में पैसा लगाना वगैरह वगैरह, मल्टीपल प्रपोजल्स आते हैं। लेकिन हर प्रपोजल का जब प्रपोजल आता है तो इसका मतलब है वो एक प्रोजेक्ट का एक आइडिया है जो कंसीव कर लिया गया है। हाउएवर, उसका अप्रूवल हुआ है या नहीं हुआ वो डिपेंड करता है टॉप मैनेजमेंट के उस पर। और जब टॉप मैनेजमेंट अप्रूव कर देती है, ये अप्रूवल जनरली एक चार्टर के साथ किया जाता है, और उस चार्टर के थ्रू लोगों को एक जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको एक ऑथराइजेशन दी जाती है। तो दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। हाउएवर, जैसे मैंने कहा कि प्रोजेक्ट के अंदर जो डिलीवरेबल बनते हैं वो बाद में भी यूज हो सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि हमारे यहाँ जब रूटीन ऑपरेशन हो रहे होते हैं, तो रूटीन ऑपरेशन के दरमियान में से प्रोजेक्ट इमर्ज होते हैं, और वो प्रोजेक्ट अपने डिलीवरेबल्स बना के वापस अपने आइटम्स, अपने डिलीवरेबल्स को, अपने आउटपुट्स को हैंड ओवर कर देता है फॉर रूटीन ऑपरेशन। विद इन दिस, ये जो प्रोजेक्ट बाउंड्री है जहाँ पे चार्टर इशू हुआ है एंड जहाँ पे प्रोजेक्ट हैंडिंग टेकिंग ओवर हो गई है, क्लोजिंग हो गई है, इसके दरमियान दरमियान जो कुछ है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंडर आता है। नंबर वन, प्रोजेक्ट मैनेजर इसके दरमियान जो कुछ होगा उसका रिस्पॉन्सिबल है। हाउएवर, इस बाउंड्री से पहले जब प्रोजेक्ट इनिशिएट हो रहा है उस वक्त की बहुत सारे प्रायोरिटीज, बहुत सारे डिसीजंस प्रोजेक्ट मैनेजर को इफेक्ट कर रहे होते हैं। और इसी तरह प्रोजेक्ट मैनेजर जो कुछ प्रोजेक्ट के अंदर लगा रहा होता है, जो डिसीजंस ले रहा होता है, उसका इफेक्ट रूटीन ऑपरेशंस पे आता है। मैं अभी आपको इसी एक एग्जांपल देता हूँ। मसलन जब एक आइडिया कंसीव हुआ, एक प्रोजेक्ट का एक आइडिया आया, तो उस वक्त जो टॉप मैनेजमेंट है उन्होंने ये कहा कि यार ये प्रोडक्ट हमें इन एनी केस 31 मार्च तक लॉन्च करनी है, बिकॉज कॉम्पिटिटर जो है वो उसकी प्रोडक्ट भी अप्रैल के अंदर लॉन्च होने वाली है, एंड वी वांट कि उसका नया मोबाइल फोन जब तक वो लॉन्च करता है हम उससे पहले लॉन्च कर लें। लेट्स से एक सिंपल सी एग्जांपल ये। अब इस केस में टॉप मैनेजमेंट ने एक एक ऑब्जेक्टिव को प्रायोरिटाइज कर दिया है, एक ऑब्जेक्टिव जिसको हम टाइम ऑब्जेक्टिव कह रहे हैं कि यार कुछ भी करो इस टाइम से पहले पहले लॉन्च करना है, वरना इस प्रोजेक्ट का पर्पस फेल हो जाएगा। अभी तक प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन एक ऐसे ऑब्जेक्टिव की प्रायोरिटी सेट हाई सेट हो गई है, या उसकी प्रेफरेंस जो है बाकी
कॉस्ट के ऑब्जेक्टिव से, क्वालिटी के ऑब्जेक्टिव से मे बी, और इस तरह के दूसरे ऑब्जेक्टिव से टाइम वाली जो एलिमेंट है उसने ज्यादा प्रायोरिटी ले ली है। अब ये जो टॉप मैनेजमेंट का डिसीजन है, ये प्रोजेक्ट मैनेजर को जगह जगह उसके डिसीजंस को इफेक्ट करेगा। जहां पे भी प्रोजेक्ट मैनेजर के पास एक चॉइस आएगी कि यार ये काम मैं इतने में कर सकता हूँ, कम कॉस्ट में होगा लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा, और यही काम मैं कम टाइम में कर सकता हूँ लेकिन उसकी कॉस्ट ज्यादा लगेगी, तो ऐसे मौके पे प्रोजेक्ट मैनेजर को मजबूरन, या आप कह लें कि जो टॉप मैनेजिंग की प्रेफरेंस है उसको सामने रखते हुए टाइम वाली चीज को प्रायोरिटी देनी है, और जो कॉस्ट वाली चीज है उसको इग्नोर कर देना है। सो आपने देखा कि प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले ही कुछ प्रेफरेंसेस या कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में प्रोजेक्ट मैनेजर को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मैनेजिंग दैट प्रोजेक्ट वो इफेक्ट कर रहे होते हैं। इसी तरह अब प्रोजेक्ट मैनेजर लेट्स से एक डिसीजन लेता है, और प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए अपने प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ ऐसा मटेरियल, कुछ ऐसा इक्विपमेंट वो लगा लेता है जिसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बाद में ज्यादा पड़ेगी। अब ऐसे केस में प्रोजेक्ट मैनेज उस प्रोजेक्ट के अंदर जो कुछ हो रहा है ये बाद में आने वाले रूटीन ऑपरेशंस को इफेक्ट करेगा। सो अगर मैं आपको यहाँ पे एक बाउंड्री लाइन बना के दिखाऊं तो आप ये देखें कि यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट का आइडिया कंसीव हुआ है, और इस आइडिया के अंदर यहाँ तक हमारे टॉप मैनेजमेंट ने उस आइडिया को देखा है। इस दौरान क्या कुछ होता है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ी देर में, लेकिन यहाँ पे जो डिसीजंस लिए जाएंगे, जो प्रायोरिटी सेट की जाएंगी, जो ऑब्जेक्टिव सेट किए जाएंगे, वो इस ड्यूरेशन के दौरान, जिस ड्यूरेशन के दौरान हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा है उसको डिसीजंस को इफेक्ट करेगा। और इसी दौरान जो प्रोजेक्ट मैनेजर यहाँ पे डिसीजंस लेगा वो एक्चुअल में प्रोजेक्ट की हैंडिंग टेकिंग ओवर के बाद, ये वो पॉइंट है जहाँ पे हैंडिंग टेकिंग हो रही है, उसके बाद यूजर के लिए लॉन्गर रन में वो इस प्रोजेक्ट मैनेजर के डिसीजंस, इस प्रोजेक्ट मैनेजर की मैनेजमेंट स्किल्स और कितना अच्छा उसने प्रोजेक्ट को मैनेज किया, वो एक्चुअल में इस लॉन्ग टर्म रूटीन ऑपरेशंस को भी इफेक्ट करेंगे। सो ये बाउंड्रीज का आपको क्लियर होना लाजमी है आपके माइंड में। ये वो डोमेन है जो मैं अभी यहाँ पे ये ब्लू कलर में उसको सर्कल कर रहा हूँ, ये वो डोमेन है जो प्रोजेक्ट मैनेजर की डोमेन है। लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर इफेक्ट होता है जो इसके इर्द गिर्द चीजें हो रही होती हैं जो प्रोजेक्ट से इनिशिएट होने से पहले पहले काम हो रहे होते हैं, और इसी तरह जो प्रोजेक्ट मैनेजर के परफॉर्मेंस है या जो डिसीजंस है उससे बाद वाले लोग इफेक्ट हो रहे होते हैं। सो इसलिए हम कहते तो यही है कि प्रोजेक्ट मैनेजर बेसिकली इस प्रोजेक्ट की बाउंड्रीज के अंदर प्रोजेक्ट को मैनेज करने के रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद क्या होता है उसका रिस्पॉन्सिबल प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं है, लेकिन एक्चुअल में उस प्रोजेक्ट मैनेजर की एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टॉप मैनेजमेंट जिस मकसद के लिए, जिन ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखते हुए ये प्रोजेक्ट अंडरटेक कर रही है, वो उन चीज़ों को अपने माइंड में ज़रूर रखे। और इसी तरह बाद में लॉन्ग टर्म अगर किसी प्रोजेक्ट की कॉस्ट वगैरह के बारे में उसने मतलब किसी जगह ऐसा कोई डिसीजन लेना है जो लॉन्ग टर्म उस प्रोजेक्ट मैनेजर की कॉस्ट को इफेक्ट करता है, तो वो भी रनिंग कॉस्ट को या मेंटेनेंस कॉस्ट को, तो वो भी प्रोजेक्ट मैनेजर को जगह जगह देखना जरूर होता है या कंसीडर जरूर करना होता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट ये जो प्रोजेक्ट बाउंड्रीज है। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन हाउ दिस प्रोसेस वर्क्स। अभी तक कोई क्वेश्चन आपका है तो सर एक चीज पूछनी है आपसे। जी जी। सर एक चीज पूछनी है आपसे, आप सिंपल वर्ड्स में चार्टर आप क्या किसे कहेंगे? चार्टर वो ऑथराइजेशन है, वो स्पेशल ऑथराइजेशन है जिसके थ्रू एक प्रोजेक्ट मैनेजर या एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया जाता है। जनरली क्या होता है, अब मैं आपको इसी स्लाइड पे ये जो आपके सामने, सर हाँ, मैं आपको अभी बताता हूँ। आपको ना इसका आंसर अगर इस स्लाइड में ना मिला तो फिर आप लास्ट में अगर मेरे जहन से निकल गया तो आप काइंडली मुझसे दोबारा ये पूछेंगे, मैं भी आपको बताता हूँ। जनरली ओके सर। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, मे बी हमारे यहाँ छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये इस तरह एग्जैक्टली ना होता हो, लेकिन एग्जाम के लिए आपने एस्यूम ये करना है कि जो कुछ मैं बता रहा हूँ ना वैसे होता है। ये उन अजम्पशंस में से एक अजम्पशन है जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कुछ अजम्पशंस का जिक्र थ्रू आउट कोर्स करता रहूंगा। जो आइडियल केस होना चाहिए हमने एस्यूम ये करना है कि ऐसा ही होता है। अब वो आइडियल केस क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन अपना
कुछ विजन सेलेक्ट करती है। ठीक है जी। विजन क्या है? विजन बेसिकली वो ये है कि मैं आज से लेट्स से 5 साल का अगर मैंने विजन सेट करना है तो मैं कहता हूँ आज से 5 साल बाद वेयर डू आई लुक माय ऑर्गेनाइजेशन। मेरी नज़र में मेरी ऑर्गेनाइजेशन आज से 5 साल बाद किस मकाम पे होगी। अब वो जो चीज़ है वो मेरा विजन। इस विजन को सामने रखते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन अपना मिशन स्टेटमेंट बनाती है। मैं 10 साल में 20 साल में, मतलब वो जो आपने मैनेजमेंट साइंसेज में पढ़ा होगा, बहुत सारा इसमें लिखा होता है जी कि हम 15 साल में लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन बन जाएंगे सो एंड सो इंडस्ट्री में और वगैरह वगैरह। तो आपका एक विजन होता है कि यार मैं अगले 5 साल 10 साल में ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ देखता हूँ, और उसको सामने रखते हुए आप अपना एक मिशन स्टेटमेंट या मिशन, एक या मल्टीपल मिशन सेट करते हैं। बेसिकली एक ही होता है वैसे। इस मिशन को सामने रखते हुए मैं भी आपको एक एग्जांपल दूंगा तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इस मिशन को सामने रखते हुए हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ शॉर्ट टर्म एंड कुछ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं। लेट्स से हमने ये कहा कि ये 10 साल का मैंने एक अपना विजन बनाया हुआ है, और उन 10 सालों में मैं देखता हूँ कि यार मेरे कुछ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं और कुछ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं। इन शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स की मैं फिलहाल लेट्स से बात करता हूँ, और उसमें मैं अपने एनुअल ऑब्जेक्टिव्स वो सेट कर लेता हूँ। अब जो मेरे एनुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं ना, वो मेरे बिजनेस ड्राइवर्स को बर्थ देते हैं, या उससे मेरे बिजनेस ड्राइवर्स इमर्ज होंगे। ये आपको सारी बात अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। लेट्स से एक यूनिवर्सिटी है, और वो यूनिवर्सिटी के अंदर 5 कोर्सेज, मेजर कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, या 5 मेजर डिपार्टमेंट्स हैं। लेट्स से सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, मैनेजमेंट साइंसेज के हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के हैं, मैकेनिकल के हैं, कंप्यूटर साइंसेज के हैं, आईटी के हैं, इस तरह लॉ के हैं वगैरह वगैरह। वो 5 को डिफरेंट इंडस्ट्री मेजर कोर्सेज जो है वो ऑफर कर रहे हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रीवियस बॉस था, जो हेड था उस यूनिवर्सिटी का, उनकी प्रायोरिटी ये थी कि हमने अपनी यूनिवर्सिटी को, उनका विजन ये था कि सबसे ज्यादा अर्निंग वाला यूनिवर्सिटी बनानी है। तो उन्होंने, उनका पूरा जोर था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आए, हमें हमारे पास एडमिशन है, हम मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कोर्सेज ऑफर करें, और मिनिमम फैसिलिटी और मिनिमम बिल्डिंग और मिनिमम कॉस्ट के अंदर रहते हुए हम अपना ये जो है ना प्रॉफिट जो है या रेवेन्यू उसको बढ़ा लें। अब इस स्टेज पे एक नया बॉस आता है, और वो ये कहता है कि भाई मेरा विजन ये है कि जब आज से 10 साल बाद मैं इस जगह से जाऊं, तो मेरी यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट यहाँ से निकला हो, मार्केट में उसकी बहुत वर्थ होनी चाहिए, और लोगों को पता हो कि यार इस जगह से जो लोग निकलते हैं वो वाकई ही औसम लोग होते हैं। ठीक है, वर्किंग प्रोफेशनल अकीर किस्म के होते हैं। अब ये जो विजन चेंज हो गया, अब इस विजन के चेंज होने के नतीजे में हमारा प्रायोरिटीज, हमारा सब कुछ बदल गया। अब आप सोचें कि जब पैसा कमाना मकसद था तो वहां पे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स क्या बन रहे थे? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स वहां पे बन रहे थे कि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर्सेज ऑफर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हमारे पास आए। इसी तरह वो उस वक्त हमारी प्रायोरिटी ये थी कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एडमिशन दें, चाहे हमारे पास बिल्डिंग है नहीं है, हम मल्टीपल सेक्शंस बना के क्लासरूम्स को आगे पीछे करके किसी तरह फैकल्टी को 10-10 कोर्सेज हवाले करके, और हम मैक्सिमम स्टूडेंट्स मैक्सिमम फी जो है वो अर्न करें और कम से कम कॉस्ट में करें। लेकिन अब क्या हुआ? अब मेरे ऑब्जेक्टिव्स ये होंगे कि यार मैं जो एजुकेशन दूंगा ना वो क्वालिटी एजुकेशन दूंगा। जैसे ही आप क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो अब आपके ऑब्जेक्टिव्स चेंज होंगे। ऑब्जेक्टिव्स कैसे चेंज होंगे? अब मैं ये कहूंगा कि यार वो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है दैट डजंट मैटर, मैं क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स में भी मैं उसका पहला ऑब्जेक्टिव ये करूंगा कि यार मुझे अपना जो स्टूडेंट का एडमिशन का क्राइटेरिया वो रिवाइज करना पड़ेगा। मुझे जो एडमिशन का टेस्ट लेता हूँ वो पूरे का पूरा टेस्ट चेंज करना पड़ेगा। मेरा जो करिकुलम डिजाइन है वो पूरे का पूरा चेंज करना पड़ेगा। मुझे फैकल्टी जो है वो अच्छी लानी पड़ेगी। उसके बाद मुझे अपनी लैब्स और जो इस तरह का रिसर्च का सेटअप है या ऐसी चीजें चाहिए वो मैं बढ़ाऊंगा। नाउ यू सी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स चेंज होना शुरू हो गए हैं। इन ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखते हुए मैं अपने बिजनेस ड्राइवर्स बनाता हूँ। बिजनेस ड्राइवर्स के बारे में हम मजीद बात करेंगे थ्रू एन एग्जांपल, जब मैं मे बी परसों या उससे नेक्स्ट डे, ठीक है, ये हम एक टॉपिक को
जब प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टार्ट कैसे होती है, एक बिजनेस आइडिया स्टार्ट कैसे होता है और आगे कैसे चलता है, मैं उस वक्त इस बिजनेस ड्राइवर की बात करूंगा। लेकिन लेट से मेरे बिजनेस ड्राइवर्स जो हैं वो इस तरह से हैं कि मैं कहता हूँ एक है प्रॉफिट, एक है क्वालिटी, ठीक है जी, एक है रेप्यूट, एक है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, लेट्स से वगैरह वगैरह। तो अब ये जो प्रॉफिट, मैं ये देखूंगा कि मेरे पास जो एक आइडिया या एक प्रपोजल आया प्रोजेक्ट का, वो मेरे प्रॉफिट कितना दे रहा है, वो मुझे क्वालिटी, एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव करने में कितनी हेल्प कर रहा है, वो मेरी रेप्यूट को कितना इफेक्ट कर रहा है, और वो जनरल कस्टमर लाइक मार्केट के अंदर जो मेरी सेटिस्फेक्शन लेवल है स्टूडेंट्स का, वो कितना कर रहा है, वट एवर। तो अब मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स, अब जैसे ही मेरा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं रहा, मेरा ऑब्जेक्टिव अच्छी क्वालिटी के स्टूडेंट पैदा करना है, तो उस केस में ऐसे तमाम प्रोजेक्ट्स या प्रपोजल्स जो मेरे क्वालिटी को इफेक्टिवली हिट करते हैं ना, मैं उनको ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा बनिस्बत ऐसे प्रोजेक्ट्स हो जो मुझे प्रॉफिट दे रहे हैं। तो ये इस बेस पे मैं भी इस पर थोड़ी देर में बात करता हूँ। मैं आगे एक दफा अगले पॉइंट पे आता हूँ। अगला पॉइंट ये है कि आपके यहाँ ऑर्गेनाइजेशन, ये पैरेलल पॉइंट है, मतलब ये सीक्वेंस में कुछ नहीं है यहाँ पे, आपके यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट बिजनेस प्रपोजल्स वो इमर्ज करते रहते हैं। वो बिकॉज ऑफ सम बिजनेस नीड आते हैं बेसिकली। जैसे अभी मैंने 3-4 एग्जांपल्स दी थी कि ट्रांसपोर्ट वाला कहता है मुझे ट्रांसपोर्ट चाहिए, आईटी वाला कहता है कि मुझे नया सिस्टम चाहिए, इसी तरह एयर कंडीशनिंग चाहिए, बिजनेस डिपार्टमेंट वाले कहते हैं कि हमें फलां नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, और वगैरह वगैरह, हमें ये, प्रोडक्शन वाले कहते हैं हमें नई मशीनरी चाहिए, वगैरह वगैरह। अब ये जितनी भी बिजनेस नीड्स हैं, उन नीड्स की फिजिबिलिटी बनती है। अब फिजिबिलिटी से मुराद क्या है कि ये कितना ज्यादा, इसमें ना मल्टीपल फिजिबिलिटीज होती हैं। एक टेक्निकल फिजिबिलिटी होती है कि टेक्निकली जो आप चाह रहे हैं वो पॉसिबल है भी या नहीं। नंबर टू, सॉरी, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी मींस अब वो सेल्फ सर्वाइविंग होगी, हमें रेवेन्यूज जनरेट करके देगी, प्रॉफिटेबल होगी या नहीं होगी। इसी तरह इन्वायरमेंटल फिजिबिलिटी भी होती है कि ऐसा तो नहीं है कि मैं इस प्रोजेक्ट के नतीजे में मे बी एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रहा हूँ, वगैरह वगैरह, या वर्किंग एनवायरनमेंट में वो उन टेम्परेचर्स पे ये चीज़ें पॉसिबल हैं भी नहीं, ये भी एक एलिमेंट है, वो टेक्निकल में आ जाएगा, बट एनवायरमेंटल ये हो गया। इसी तरह कुछ सोशल आप कह लें, उस पर लिमिटेशंस हैं, मे बी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारी सोसाइटी में शायद वो ज़्यादा वर्केबल ना हो। सो इस स्पेस पे हम उसकी फिजिबिलिटी बनाते हैं, टेक्निकल भी, फाइनेंशियल भी, आप कह लें सोशल भी, और वगैरह वगैरह, इन्वायरमेंटल भी। ये सारी चीज़ों को देखते हुए जब हमें लगता है कि यार ये प्रोजेक्ट फिजिबल है, उसके अंदर भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं या मल्टीपल वेज होते हैं कि आपको वो प्रोजेक्ट जो है ना करने के लिए हम इस तरह का रूट भी ले सकते हैं, ये वाला रूट भी ले सकते हैं। मसलन मैं ये कहता हूँ कि यार मेरे पास कुछ पैसा है, मैं कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, मेरे जहन में आइडिया ये है कि मैं एक स्कूल खोलना चाह रहा हूँ। अब उस स्कूल खोलने की मैं एक फिजिबिलिटी बनाता हूँ और फिजिबिलिटी बन जाती है, लेकिन उसमें ऑल्टरनेटिव असेसमेंट क्या है। मसलन क्या मैं बिल्डिंग खुद अपनी बनाऊंगा या रेंट पे लूंगा, क्या मैं वहां पे किसी एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले कर दूंगा कि वो मुझे रन करके दे और मैं उसकी फिक्स सैलरी रख दूंगा, या उसको परसेंटेज शेयरिंग पे लेना है, वट। तो इसी तरह आपने एक फिजिबिलिटी बनाई। सबसे पहले एक बिजनेस नीड आपकी आई कि हमें मार्केट में सर्वाइव करना है, जॉब पे सर्वाइव करना है, तो मुझे पीएमपी ट्रेनिंग करनी है। अब पीएमपी ट्रेनिंग के लिए आपने सोचा कि यार मैं, इज इट फिजिबल फॉर मी, कितनी फीस होगी, कितना टाइम लगेगा, क्या मैं उस टाइम तक कर पाऊंगा या नहीं, और आपने कहा ओके डन। फिर उसके बाद ऑल्टरनेटिव असेसमेंट की, आपने कहा कि अच्छा मार्केट में फलां बंदा भी करवाता है, ये भी करवाता है, ये भी करवाता है, जो आपको बेस्ट सूटेड लगा आपने वो चूज कर लिया। और फिर आपने माइंड बना के अब अपना एक फॉर्मल प्रपोजल बनाया, और उस प्रपोजल के अंदर आपने ये सारी बातें लिखी कि भाई ये एक फिजिबिलिटी है, ये करने के तरीके हैं, हम ये प्रेफर कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। ये आप 2 डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को मैं अगली स्लाइड पे बताऊंगा। नाउ आई एम क्लियर कि जी मेरे पास ये प्रपोजल है और उस प्रपोजल से रिलेटेड, सॉरी, ये बातें हैं। अब मैं ये प्रपोजल ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट को सबमिट कर दूंगा, और उस टॉप मैनेजमेंट के पास इस तरह के बहुत सारे प्रपोजल्स आ रहे होंगे। ठीक है जी। अब ये टॉप मैनेजमेंट की एक प्रोजेक्ट सिलेक्शन कमेटी कह लें, वो है जो साल के साल में बैठती है, और वो उस साल के अंदर जो नए प्रोजेक्ट्स जितने होते हैं उनका अप्रूवल देती है।
अब वो कौन से प्रपोजल को चुनेगी और कौन से प्रपोजल को रिजेक्ट करेगी। वो उन तमाम प्रपोजल को चूज करेगी जो हमारे सिलेक्शन क्राइटेरिया को मीट करते हैं। और ये जो सिलेक्शन क्राइटेरिया बेसिकली ये इस बिजनेस ड्राइवर से इमर्ज होगा। हो सकता है जो पिछले साल हमने प्रोजेक्ट सिलेक्ट किए थे, जब यूनिवर्सिटी के अंदर बॉस वो शख्स था जो ये कहता था कि हमें ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करना है, तो हमने वो प्रोजेक्ट्स चूज किए कि जिनके जरिए प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा था। मसलन सर हम समर्स में 2 कोर्सेज करा लेते हैं, सर हम वीकेंड पे ये कोर्सेज भी शुरू कर लेते हैं। तो ये सारे ऐसे थे जो प्रॉफिट वाले फैक्टर को तो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे लेकिन क्वालिटी वाले को नहीं करते थे। लेकिन अब जो नया हमारे पास रेक्टर आ गए हैं या नए जो यूनिवर्सिटी के हेड आ गए हैं, वो ये कहते हैं कि भाई नहीं, आपने वो प्रोजेक्ट्स को लेना है जो एक्चुअल में क्वालिटी को बढ़ाएं। प्रॉफिट एक मिनिमम लेवल है जरूर, इसकी वेटेज जैसे से 20% है, क्वालिटी की वेटेज जो है ना वो 50% है, और बाकी वो कुछ और चीजें हैं जिसकी वो वेटेज लगाता है, बट क्वालिटी की 50%। तो वो ऐसे तमाम प्रोजेक्ट्स जो क्वालिटी ओरिएंटेड होंगे, जो एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाएंगे, जैसे मैंने कहा फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो सकता है, वो हायरिंग का प्रोसीजर है उसमें, या सिलेक्शन क्राइटेरिया, या करिकुलम रिवाइज करना, या लैब्स की फैसिलिटी वगैरह बढ़ाना, इस किस्म के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनको सपोर्ट करेगा। ठीक है। सो इस तरह हम अपने प्रोजेक्ट्स को, डिफरेंट प्रपोजल्स को एवेलुएट करते हैं, और ये जो प्रोजेक्ट सिलेक्शन कमेटी है ये एक्चुअल में लेट्स से उसके पास ऑलमोस्ट लाइक आई हैव बीन पार्ट ऑफ दिस इन माय ऑर्गेनाइजेशन, और रफली हमारे पास एक साल के ना अबाउट 2000 प्लस प्रपोजल आते थे। और उन प्रपोजल्स में से हार्डली जो सिलेक्ट होते थे, जितना फंड आपके पास अवेलेबल होता है और आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखते हुए आप उनको प्रायोरिटाइज करते हो, जो टॉप प्रायोरिटी के जो अगले साल के लिए अप्रूव होते हैं वो ओनली 150 होते हैं। बाकी सारे प्रोजेक्ट्स कुछ ऐसे हैं जो रिजेक्ट हो जाते हैं, टर्न डाउन हो जाते हैं, नहीं यार ये तो करना ही नहीं है, या फिर आप उनको कहते हो कि यार ये नेक्स्ट ईयर में हम फाइनेंशियल ईयर में देखेंगे, इस ईयर में कम से कम नहीं कर सकते। और यही हम अपने जाती लेवल पे भी करते हैं। मेरे पास एक आता है जी, गाड़ी अपग्रेड करनी है, अपना सिस्टम कंप्यूटर अपग्रेड करना है, घर के अंदर कोई रिपेयर करनी है, ठीक है, वो फला एडमिशन ले लूँ वगैरह वगैरह। तो आप अपने उनमें से उन प्रपोजल्स को इमीडिएट बेसिस पे अप्रूव कर देते हो जो आपके इन इस वक्त के ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर रहे होते हैं, और बाकी को आप कहते हो यार नेक्स्ट ईयर देखेंगे। सो इस तरह हम अपना एवेलुएशन एंड प्रायोरिटाइजेशन का क्राइटेरिया बनाते हैं जो कि बेसिकली आपके विजन, मिशन